फाइन ऑर्गेनिक्स के स्टॉक के बारे में बात करेंगे। स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है जो कि अगर मार्सेलस के पोर्टफोलियो की बात करें तो लिटिल चैंप पोर्टफोलियो का भी ये स्टॉक पार्ट है। पिछले 6 मंथ से ये स्टॉक काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है। 7300 के इसने हाई लगाए थे, वहां से करंटली काफी ज्यादा करेक्शन के बाद 4700 के लेवल पे करंटली ये स्टॉक अवेलेबल है। करंटली ये स्टॉक अराउंड 27 के पी पे अवेलेबल है, जबकि जब ये स्टॉक अराउंड 7200 के लेवल पे था तो इसका पी अराउंड 87 के आसपास था। एंड ये वही टाइम था जब सारी ब्रोकरेज हाउस और ऊपर के टारगेट दे रही थी एंड आपको इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा कंटेंट भी देखने को मिला होगा। एक ही दिन में ये स्टॉक अराउंड 7% गिरा था, आज से 2-3 महीने पहले। उसके बाद से ही लगातार अंडर परफॉर्मेंस जारी है। एंड अगर पिछले 6 मंथ की बात करूं तो ये स्टॉक अराउंड 19% तक करेक्ट हुआ है। इसके बावजूद अगर इसके लॉन्ग टर्म के रिटर्न देखे जाए तो पिछले 3 सालों में 26% CAGR से इस स्टॉक ने रिटर्न दिए हैं। 14,000 करोड़ मार्केट कैप की स्मॉल कैप कंपनी है जो कि ऑलियो केमिकल बनाती है। ये पहले सिंथेटिक केमिकल बनाती थी, लेकिन ये शिफ्ट हो रही है ऑलियो केमिकल की तरफ क्योंकि ये ग्रीन केमिकल्स होते हैं एंड इनकी मांग फ्यूचर में भी जारी रह सकती है। अब ये स्टॉक क्यों गिर रहा है, इसका कोई स्पेसिफिक रीजन आपको नहीं दिखेगा, लेकिन इसके पीछे एक हिडन रीजन है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उस रीजन का इस कंपनी स्पेसिफिक कोई संबंध नहीं है, वो एक मैक्रो रीजन है, उसकी वजह से ही ये स्टॉक गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर आज ही के दिन की बात करें तो स्टॉक 2.68% गिर के बंद होता है, लेकिन स्टॉक की आप डिलीवरी देख सकते हैं अराउंड 60% तक की डिलीवरी आज ही के दिन में इस स्टॉक में देखने को मिली है। यानी कि जो स्ट्रॉन्ग हैंड है वो इस स्टॉक को नीचे के लेवल पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं एंड बाजार के अंदर ऐसी कोई न्यूज आपको नहीं मिलेगी कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ सके इस स्टॉक के लिए। लेकिन अगर आप खुद का कन्विक्शन हाई है, यानी कि आपने इसके बिजनेस को सही तरीके से समझा है, प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ को देखा है, तो आप भी डेफिनेटली इस स्टॉक को नीचे के लेवल पे बाई कर पाएंगे। जैसे कि मैंने बताया, मई 2021 में इस स्टॉक का जो पी था वो अराउंड 87 था। पिछले 5 सालों का मीडियन पी भी अराउंड 45 है, लेकिन करंटली ये स्टॉक ओनली 27 के पी पे अवेलेबल है। एंड ये एक मार्केट लीडर स्टॉक है। इंडिया के केस में ऑलियो केमिकल बेस्ड नीश एडिटिव बनाने वाली ये एकमात्र या सबसे बड़ी कंपनी है। अब अगर इसके क्वार्टर रिजल्ट को देखें तो इसके नेट प्रॉफिट पे अगर आप डायरेक्ट नजर डालेंगे तो इनका जो नेट प्रॉफिट है लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। आज से सितंबर 2021 का नेट प्रॉफिट ओनली 50 करोड़ था, वो बढ़ के 4 टाइम्स हुआ है, 200 करोड़ हुआ है। यानी कि जो नेट प्रॉफिट है एंड सेल्स है वो काफी अच्छे तरीके से जंप कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी अराउंड 30% के आसपास का एंजॉय कर रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अगर देखा जाए तो कंपनी का रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हो रहा है एंड कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी लगातार इंक्रीज होते हुए अराउंड 536 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। अब एक रीजन क्वार्टर रिजल्ट इसके अराउंड 9 फरवरी के आसपास एक्सपेक्टेड है, तो रिजल्ट जब आ जाएंगे दिसंबर क्वार्टर के उनको भी हम डिटेल में समझेंगे एंड उसके बाद इस स्टॉक में क्या हमें स्टेप लेना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर करंटली देखा जाए तो आने हो सकता है दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट उतने अच्छा नहीं जाए, उसी की वजह से जो प्राइस है वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो रही है। ये एक एजम्पशन है, असली बात रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगी। अब अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 75% का स्टेक तो प्रमोटर के पास ही दिखेगा। FII के पास भी 5.91% का स्टेक है। DII के पास अराउंड 11% का स्टेक है। ओनली 7% का स्टेक आप और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास देखने को मिलता है। यानी कि ये स्टॉक उतना प्रचार में नहीं रहता है, रिटेलर्स के पास बहुत कम संख्या में है एंड करंटली अगर ये स्टॉक और गिरता है तो डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में मैं इस स्टॉक को देखता हूं। अब आप देखेंगे कि इस स्टॉक के केस में जो रेवेन्यू है 61% का रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है एंड 39% का रेवेन्यू डोमेस्टिक मार्केट से आता है। तो यहीं पे एक आपको चीज देखने को मिलेगी, जिस तरीके से ये कंपनी अपने केमिकल्स को अराउंड 75 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है, तो आने वाले टाइम में जिस तरीके की सिचुएशन अभी हमें देखने को मिली थी ग्लोबली USA एंड यूरोप के अंदर, वहां का जो स्लो डाउन है वो इस स्टॉक के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। तो वो कितना लंबा चलेगा
वो आपको ऑलरेडी पता है। आने वाले टाइम में वहां की स्थिति भी सुधरेगी एंड इस स्टॉक के जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड रेवेन्यू थे वो भी आपको सुधरते हुए नजर आएंगे। ऑल्दो अभी तक इनके रेवेन्यू या नेट प्रॉफिट में वो चीजें देखने को नहीं मिली है स्लो डाउन वाली, हो सकता है इस क्वार्टर के रिजल्ट में देखने को मिले, इसी वजह से प्राइस फैक्टर इन हो रही है। अब अगर इसके टेक्निकल चार्ट को देखें तो टेक्निकल चार्ट पे भी हमें काफी सारी चीजें देखने को मिलेगी, वहीं पे टेक्निकल चार्ट को हम डायरेक्टली स्टडी करते हैं एंड यहाँ पे हम देखेंगे कि ये स्टॉक करंटली अपने तीनों ही मेजर मूविंग एवरेजेस, दो तो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ब्लैक लाइन जो कि 200 डेज का मूविंग एवरेज है, रेड लाइन यानी कि 50 डे का मूविंग एवरेज है एंड इसके अलावा 100 डेज के मूविंग एवरेज से भी ये स्टॉक करंटली नीचे ट्रेड कर रहा है। करंटली जिन लेवल से ट्रेड कर रहा है उसको अगर मैं मार्क करूं तो 4722 के आसपास के लेवल है एंड इस स्टॉक को अगर बाइंग करने की रेंज के बारे में मैं बात करूं ना तो वो ये निकल के आती है 4340 के लेवल से बीच के लेवल की एंड 4722 के। अब 4340 का मैं क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे का वही एजम्पशन है कि अगर इस स्टॉक के क्वार्टर रिजल्ट खराब जाता है तो 4340 तक के लेवल आएंगे एंड वो बाइंग करने के लिए काफी अच्छे लेवल होंगे, क्योंकि अगर ये स्टॉक 4340 तक आता है तो उस टाइम इस स्टॉक के अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करेंगे तो वो 25 से नीचे को देखने को मिलेगा एंड एक मोनोपोली काइंड ऑफ स्टॉक जो कि सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छी दर्ज करता है, उसके केस में अगर 25% पे वो स्टॉक हमें मिलता है तो काफी शानदार एक बाइंग प्राइस उस स्टॉक के लिए हो सकती है। करंटली इस स्टॉक में बाइंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये लगातार एक रेंज से गिरता हुआ नजर आ रहा है, जिस किसी पर्टिकुलर रेंज पे ये एक ही जगह कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिलेगा इस तरीके से, वहीं पे हम अपना बाइंग ऑर्डर लगाएंगे। जब भी